Hello everyone. This video is in continuation of our previous video. So in our previous video, we have covered the first 10 transactions which are given in the question, right? And in this video, we'll be covering the rest of the questions, and also I'll tell you how to display the profit and loss statement, how to display the balance sheet, the day book, and how to create their PDFs, right? So let us just start with the next adjustment, that is adjustment number 11. Now see this adjustment: purchased land and building from XY Limited for rupees 5 lakh. To pay this, the company borrowed from a bank a loan of rupees 2 lakh and issued fully paid debentures of rupees 3 lakh to XY Limited. तो यहाँ पे किया क्या है, अल्फा लिमिटेड ने एक लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी है, किससे? फ्रॉम XY लिमिटेड, राइट? सो हम इस जो एडजस्टमेंट है, वी विल राइट द जर्नल एंट्रीज. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द एंट्रीज फर्स्ट. आपने जब लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की होगी बच्चे, एट दैट टाइम यू वुड हैव पास द एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, राइट? ठीक है. लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कितने की है? दिस बिल्डिंग हैज बीन परचेज फॉर रुपीज 5 लाख. अब क्योंकि ये बिल्डिंग हमने परचेज करी है ऑन क्रेडिट बेसिस, दैट मीन्स हम XY लिमिटेड को अपना क्रेडिटर्स बना लेंगे एंड वी विल पास दिस एंट्री टू XY लिमिटेड. द अमाउंट ड्यू इज 5 lakhs अगेन. तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एडजस्टमेंट. नेक्स्ट इज, it is given that to pay this, the company borrowed from bank a loan of rupees 2 lakh and issued fully paid debentures of rupees 3 lakh to XY Limited. अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने 2 लाख का बैंक लोन रेज किया है. तो जब कंपनी बैंक लोन रेज करेगी, द एंट्री विल बी फॉर दिस बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है. सो ये नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. लोन कितने का रेज किया गया है? फॉर रुपीज 2 lakh. So we will write this amount 2 lakh, and next here also the amount will be 2 lakh. ठीक है. तो आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली 5 लाख की, आपने बैंक लोन रेज कर लिया 2 लाख रुपए का, फाइन. आफ्टर दैट नेक्स्ट आपने क्या किया है? आपने XY लिमिटेड को पेमेंट करनी है. पेमेंट कितनी करनी है? जितने का हमने उससे लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की थी. तो जब हम पेमेंट करेंगे, द अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रुपीज 5 लाख. अब ये पेमेंट आप कर कैसे रहे हो बच्चे? XY लिमिटेड को हम पेमेंट कर रहे हैं. एक तो हमने बैंक लोन रेज किया था, तो टू बैंक 2 लाख की पेमेंट तो हो जाएगी आपकी from your bank account, and for the remaining amount you will be issuing the debentures to this company. तो remaining amount आपका 3 लाख के आपने debentures issue करने, right? So technically these are the 3 entries which you pass while recording this adjustment. Fine. अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? I can skip this adjustment number 2, this entry number 2, and I can pass the 2 entries, that is land and building account debit to XY Limited, right? And here XY Limited account debit to, instead of bank, हम एंट्री पास कर देंगे बैंक लोन, क्योंकि मुझे क्या करना है, मैं ये सेकेंड एंट्री स्किप कर रही हूँ. आई एम नॉट रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन. फाइन. तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे अब अपने टेली प्राइम में. हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू XY लिमिटेड. ठीक है. तो देखो, ना तो ये आप गुड्स परचेज कर रहे हो, ना सेल्स कर रहे हो, ना ही यहाँ पे आपकी कोई पेमेंट हो रही है, ना neither you are going to receive any money. So we are going to record this transaction in our journal voucher. So here vouchers में we will select our voucher. Which voucher? Journal voucher. एंड हमारी एंट्री क्या है? वी हैव परचेज लैंड एंड बिल्डिंग. कितने की लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी है? फॉर रुपीज 5 lakhs. किससे परचेज करी है बच्चे? फ्रॉम XY लिमिटेड. सो वी विल क्रिएट द अकाउंट ऑफ XY लिमिटेड हियर. XY लिमिटेड, राइट? अंडर द ग्रुप ये होगा हमारा creditors, because we have to make the payment to this party. So I have selected creditors here. Keep pressing enter till you create the ledger. So ये हमारी एंट्री रिकॉर्ड हो गई, XY लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू
sorry, land and building account debit to XY Limited, right? Next we are going to record the entry for the payment to XY Limited. So again, we are going to pass the entry through our journal voucher only. So हमारी entry क्या बचे? XY Limited account debit to bank loan to debentures. So here in our journal voucher, now we will select XY Limited. We have to pay 5 lakh. Against reference choose कर लेते हैं इसका. XY Limited account debit to, now बैंक लोन के थ्रू पेमेंट हो रही है, ठीक है. सो हम बैंक लोन अपना क्रेडिट कर देते हैं टू बैंक लोन. क्रिएट कर लो आप बैंक लोन. इसने आपको मेंशन किया था that it is a unsecured loan, so I have selected unsecured loans here. Two lakh and remaining by way of issuing debentures 3 lakhs. So this is how you are going to record this particular adjustment related to purchase of land and building. Fine. Next is sold all the investments for rupees 1 lakh. So आपने सारी इन्वेस्टमेंट सेल कर दी फॉर रुपीज 1 लाख, राइट. तो चेक कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी. इन योर ओपनिंग बैलेंस शीट द बुक वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 80,000. अच्छा, 80,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आप सेल करोगे फॉर रुपीज 1 लाख, तो दैट मीन्स देयर इज अ गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट. कितना गेन होगा? 20,000 का, ठीक है. तो हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? जब हम सेल कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर रिसीविंग द मनी. तो सबसे पहले मेरा वाउचर कौन सा आएगा? रिसीट वाउचर. एंड यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन था कि अब हम जो भी पैसा रिसीव करेंगे apart from making payment to debtors or creditors, we will be using the account that is the Axis Bank account. So I'll debit Axis Bank account. कितना अमाउंट आएगा हमारे पास? 1 लाख. हमारी जो मशीन जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितने की चली गई? द बुक वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट वाज रुपीज 80,000. सो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दी, राइट. इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 80,000. दैट मीन्स there is a profit on the sale of this investment. So we will record this to profit on sale of investment. Fine. कितना आ गया profit? 20,000. ठीक है. Now we have to record this particular journal entry. इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे? क्योंकि पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द वाउचर दैट इज द रिसीट वाउचर. फाइन. अब रिसीट वाउचर में हमारा क्रेडिट क्या होगा बच्चे? इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास से चली गई, ठीक है. द अमाउंट वाज 80,000. और क्या क्रेडिट होगा? देयर इज अ गेन on sale of this investment. So we have to create the provision for this. जो आप लेजर क्रिएट करोगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट. कौन से ग्रुप में आएगा ये? दिस विल अपीयर अंडर द ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम्स एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है. कितना गेन बचे? द गेन इज 20,000 रुपीज. एंड हम कौन से अकाउंट में रिसीव कर रहे हैं? वी आर receiving this money in a Axis Bank account. So this is how we will record the transaction on the gain on sale of investment. Fine. सेव कर देते हैं इसको भी. Next, after this, paid the following amounts. So the company has paid the following amounts. Outstanding rent पे किया है, salaries पे करी है, electricity charges की payment करी गई है, taxes पे किए गए हैं, and current salary. Since we are making the payment, right? So which voucher we are going to select?
वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द पेमेंट वाउचर हियर. ठीक है, तो यहाँ पर से सबसे पहले तो वी विल सिलेक्ट द पेमेंट वाउचर. Fine. Now we will start recording the payments which have been made. Rent, outstanding salary, 17,000, 15,000. So outstanding rent, the amount is 17,000. Then we have, इसको भी डेबिट करेंगे, outstanding salaries की पेमेंट करी आपने 15,000, राइट. अगेन इसको डेबिट कर देते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी 10,000. तो चेक करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का लेजर अकाउंट ओपन है. नो. सो वी विल क्रिएट दिस लेजर. क्लिक ऑन दिस क्रिएट. हियर वी विल राइट electricity charges, right? This is my indirect expense, not applicable. No. Accept this. ठीक है, कितना दे बच्चे चार्जेस? they were 10,000. So here we will write 10,000. Fine. आफ्टर दिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपने पे किए हैं टैक्सेस 20,000, राइट. तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे अगर मैं अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट देखूं, ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड द प्रोविजन ऑफ 33,000. सो व्हाट आई डू, देखो टेक्निकली यू कैन पास द एंट्री प्रोविजन फॉर टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू टैक्सेस पेड. ठीक है, टैक्सेस पेबल टू बैंक. और here I am passing the direct entry through provision for tax account. If you want, you can create the taxes paid account also. So tax is 20,000 here. हम इसको provision for tax account कर लेते हैं. ठीक है, and आपने टैक्स पे कितना किया है यहाँ से? This is 20,000. अगर आप टैक्सेस पेड अकाउंट या प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हो तो आप ग्रुप सिलेक्ट करोगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, राइट. नेक्स्ट लास्ट थिंग इज सैलरीज 30,000. सो आप फिर से डेबिट चूज करो इसको. सैलरीज के लिए डू वी हैव सैलरीज अकाउंट? नो. सो वी हैव टू क्रिएट द सैलरीज अकाउंट हियर. सैलरीज under the group indirect expenses not applicable and yes, right. Salaries में बच्चे हमारे पास कितना बैलेंस है? 30,000. So here I'll write 30,000. ठीक है, सो ये आपकी टोटल पेमेंट अब कौन से बैंक के थ्रू होगी? एक्सिस बैंक. सो टू क्रेडिट कर दिया हमने अपना एक्सिस बैंक, राइट. एंड दिस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ओवर हियर. ठीक है, so we have recorded adjustment number 11, 12 and 13. Now let's discuss this adjustment number 14. Outstanding amount at the end, total salaries should be 15,000, right, and the total rent outstanding it should be 26,000. तो वो कह रहे हैं at the end of the year पे आपका आउटस्टैंडिंग सैलरीज का अमाउंट आना चाहिए 15,000. अब चेक कर लेते हैं व्हाट वी हैव टू डू. हियर वी विल सी द आउटस्टैंडिंग सैलरीज इन द बिगिनिंग. आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारे पास बच्चे बिगिनिंग में है. यू कैन सी हियर 25,000. फाइन, 25,000 की सैलरीज आपकी आउटस्टैंडिंग थी बिगिनिंग में ही. ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर उस 25,000 में से आपने कितना पे कर दिया? 15,000. तो अभी भी कितना बैलेंस रहता है बिगिनिंग वाली आउटस्टैंडिंग सैलरीज का? 10,000. I am writing it here. Outstanding salaries in the beginning, the balance is 25,000. ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर जो आपने पेमेंट की है, पेमेंट कितनी की है बच्चे? Here you have paid 15,000. ठीक है, तो मतलब बिगनिंग की 25,000 वाली अमाउंट में से आपने पे कर दिया है 15,000, राइट. सो आउट ऑफ 25,000 इफ यू हैव पेड 15,000 तो 10,000 तो इसी का बैलेंस होगा बिगनिंग वाले का, राइट. 10,000 तो यही बचा. अब वो आपको इंफॉर्मेशन में इसने बोला है दैट एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है? 15,000. तो इसका मतलब क्या है? ड्यूरिंग द ईयर जो आपने आपकी सैलरीज का एक्सपेंस होगा वो कितना होगा?
15,000 is the outstanding balance at the end, right? एट द एंड का बैलेंस है 15,000। पहले वालों की जब एडजस्टमेंट की तो उन्हीं का बैलेंस आ रहा था 10,000। दैट मीन्स 5,000 का एक्सपेंस आपका इस साल का है सैलरीज का, जो आपने रिकॉर्ड करना है इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। एंड सिंस यू हैव नॉट मेड द पेमेंट ऑफ दिस 5,000, you have to pass the journal entry to record this, and journal entry for this will be, we will pass the entry salaries account debit, how much, 5,000 to outstanding salaries, right? This will be 5,000। ठीक है, इसको आप रिकॉर्ड कौन से वाउचर में करोगे? दिस विल बी रिकॉर्डेड इन योर जर्नल वाउचर। सो हियर आई विल सिलेक्ट जर्नल। हमारी एंट्री क्या बनी थी बच्चे? सैलरीज अकाउंट डेबिट 5,000 टू क्रेडिट में वी विल राइट salaries outstanding 5,000, and this is how we are going to save this entry. In a similar manner, we are going to record the next transaction. Here you can see outstanding rent at the end of the year 26,000, मतलब closing balance है 26,000 का, right? Beginning का check कर लेते हैं। 37,000 beginning में था, fine। So 37,000 was the outstanding balance of rent in the beginning. Let's write it here, outstanding rent in the beginning, it was 37,000। ठीक है, देखते हैं क्या ड्यूरिंग द ईयर हमने आउटस्टैंडिंग रेंट में से कुछ पे किया है। सो यस, वी हैव पेड 17,000 ड्यूरिंग द ईयर। 37,000 आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से पेड है ड्यूरिंग द ईयर 17,000 रुपीज, फाइन। तो बच्चे 37,000 ड्यू था, उसमें से आपने 17,000 पे कर दिया। दैट मीन्स अभी भी अमाउंट ड्यू कितना है? द अमाउंट ड्यू इज 20,000, राइट? तो ये तो बिगनिंग के बैलेंस की बात हो गई। क्लोजिंग में वो हमें क्या कह रहा है? दैट द क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ दिस रेंट शुड बी 26,000। तो आप फिर से देखो, क्लोजिंग बैलेंस आपका आ रहा है अगर outstanding balance at the end is how much? 26,000। तो ये डिफरेंस क्या है? 20,000 बिगनिंग का था, एंड में आप कह रहे हो 26,000 का बैलेंस शुड अपीयर, राइट? सो दैट मीन्स 6,000 का एक्सपेंस है आपका ड्यूरिंग द ईयर, which should be recorded in your books of account. How you are going to record this? Rent account debit, how much? 6,000 to outstanding rent, again 6,000, and again this entry will be recorded in our journal voucher only. So in my journal voucher I will choose the rent account यहाँ पर नहीं है, so we have to create this, create here rent account, and this is my indirect expense, not applicable, no, and this account is created, rent account debit, how much? 6,000 to rent outstanding, again 6,000, and this is done, fine। So this is how you have to record the adjustments related to your outstanding expenses, if any, right? The last thing is charge depreciation on the opening balances of furniture by 10% per annum and machinery at the rate of 15% per annum। Now see, in this question it is specifically mentioned here that we have to charge the depreciation on the opening balances। तो अगर मुझे ओपनिंग बैलेंसेस पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, आई विल सिंपली गो टू माय ओपनिंग बैलेंस शीट, जितना भी बैलेंस है उस पर आई विल चार्ज दी डेप्रिसिएशन, राइट? अगर यहाँ ओपनिंग बैलेंस वर्ड यूज नहीं होता, इन दैट केस व्हाट वुड हैव हैपेंड, अगर ड्यूरिंग द ईयर मैंने कोई भी फर्नीचर या मशीनरी परचेज की होती, मैं ओपनिंग वैल्यू में वो परचेजेस ऐड करके एक क्लोजिंग फिगर निकालती, एंड उस क्लोजिंग फिगर पे आई वुड हैव चार्ज दी डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पर तो डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। सो फर्नीचर 1,70,000 का है एंड मशीनरी 8 लाख, राइट? फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10%,
So that means 1,70,000 पे at the rate of 10% अगर हम depreciation charge करेंगे, this will be 17,000. मशीनरी पे depreciation charge करने को बोला गया है at the rate of 15% and आपकी मशीनरी है 8 lakhs की. So on this the depreciation amount would be 1,20,000, right? अगर वहां पर वर्ड ओपनिंग बैलेंस यूज नहीं होता तो आप क्या करते? देखो ड्यूरिंग द ईयर हमने फर्नीचर परचेज किया था ना 25,000 का, आप इसको भी यहाँ ऐड करते टू दिस वैल्यू 1,70,000 प्लस 25,000, जो भी क्लोजिंग फिगर आती ऑन दैट फिगर यू वुड हैव चार्ज दी डेप्रिसिएशन. या फिर अगर आपको टाइम पीरियड गिवन है, यू हैव टू चार्ज दी डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड. एज पर दिस क्वेश्चन हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट आ जाएगा 17,000 ऑन फर्नीचर, 1,20,000 ऑन machinery. Again, this entry will be recorded in our journal voucher only, right? We will create the account, create this account, depreciation on furniture. ठीक है? Indirect expense not applicable. This is yes. How much? 17,000. Depreciation एक ही साथ चार्ज कर लेते हैं, मशीनरी पे भी क्रिएट कर लो. Depreciation on plant and machinery. Indirect expense not applicable. This is done and the amount was 1,20,000. क्रेडिट क्या हो जाएगा बच्चे? फर्नीचर अकाउंट 17,000 and here plant and machinery account 1,20,000. You can pass these two entries individually, that is depreciation on furniture account debit to furniture. ठीक है? नेक्स्ट एंट्री में depreciation on machinery account debit to plant and machinery. To save the time, I have combined these entries. Now, जितनी भी ट्रांजेक्शन उसने हमें क्वेश्चन में दी थी, we have recorded all these 15 transactions. What we have to do now is in our balance sheet, in our opening balance sheet, आपके पास on the asset side एक balance exist कर रहा था बच्चे with the name prepaid expenses 5,000. Now, what is this prepaid expenses? कोई expense होगा आपका जो subsequent year का होगा, जो आपने previous year में pay कर दिया होगा, right? नेक्स्ट ईयर का खर्चा अगर मैं इस साल पे कर दूंगी तो दैट इज ट्रीटेड एज माय प्रीपेड एक्सपेंस. अब ये एक्सपेंस कौन सा था? इंश्योरेंस का था, सैलरीज का था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का था, रेंट का था? इट इज नॉट मेंशन हियर. ठीक है? So what we have to do, we will assume this as any miscellaneous expense which have been paid during the year and we will write it off from our books of accounts. क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट है एंड मुझे इसको राइट ऑफ करना है, मुझे इसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस, राइट? एंड अमाउंट आ जाएगा आपका यहाँ पे 5,000. लास्ट में भी अगेन हियर क्रेडिट कर देंगे 5,000. सपोज ये आपका इंश्योरेंस का एक्सपेंस होता, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन होता, तो आप उसको कैसे लिखते? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस. फाइन. So let's record this last entry also, that is miscellaneous expenditure account debit to this account. Do we have this miscellaneous expenditure account, ledger account? No. So let's create this miscellaneous expenditure account debit indirect expense. ठीक है? कितना अमाउंट आएगा बच्चे? 5,000 टू प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये राइट ऑफ हो जाएंगे हमारे and this is done. So here we have recorded all the transactions which were given to us. Now what we have to do, we will go to this our gateway of Tally. In our gateway of Tally you can see the transactions head, right? Here we have two options, vouchers and daybook. तो जितने भी वाउचर्स हमने क्रिएट किए, जितने भी वाउचर्स एंट्रीज हमने पास की हैं, वी कैन सी दोज एंट्रीज इन आवर डे बुक. तो जब मैंने डे बुक पे क्लिक किया, सी दिस,
आपको यहाँ पर दिख रही होंगी आपकी जितनी भी वाउचर एंट्रीज आपने करी है, ठीक है, जितने भी वाउचर्स हमने क्रिएट किए हैं। तो दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म। इफ यू वांट टू सी द डिटेल्ड फॉर्म, आप यहाँ पे इधर यू कैन क्लिक ऑल्ट प्लस F5, और यहाँ पर F5 की ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज एन ऑप्शन ऑफ डिटेल्ड, राइट। तो हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स बच्चे रिकॉर्ड करी हैं, दी आर दी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। नाउ सपोज इफ आई हैव डन एनी मिस्टेक, मुझे बाद में रियलाइज होता है कि मैंने किसी जर्नल एंट्री में मिस्टेक कर दिया, लेट्स से 31,000 की जगह दिस अमाउंट शुड बी 30,000। सो व्हाट आई कैन डू, मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी एंड दिस जर्नल एंट्री जहां पर हमने वाउचर में एंट्री पास की थी वो ओपन हो गई एंड आई कैन डू दी चेंजेस हियर। फाइन। सो दिस इज हाउ योर डे बुक लुक्स लाइक, ठीक है, this is the detailed form. Now the last step that I want to tell you guys is how to export your balance sheet, your profit and loss account as well as the day book. So let us start with the day book itself. हमने day book या फिर let's get back to the gateway of tally and वहां पर से स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। दिस इज माय गेटवे ऑफ टेली। हमारे क्वेश्चन में उसने हमें क्या बोला था, डिस्प्ले दी फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट इज P&L, बैलेंस शीट एंड डे बुक। सो हम इसको डिस्प्ले करके वी विल क्रिएट देयर PDF ऑल्सो, राइट। सो दिस इज माय बैलेंस शीट। रिपोर्ट्स में आएंगे, ये रही हमारी बैलेंस शीट। आई विल क्लिक ऑन दिस, बैलेंस शीट आ गई हमारी, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट मुझे कौन से पीरियड के लिए चाहिए बच्चे, आई वॉन्ट दिस बैलेंस शीट फॉर द पीरियड from 1st April 2020 till 31st March 2021, राइट। तो आपकी ये बैलेंस शीट अपीयर होके आ रही होगी आपके पास, ठीक है। तो ये जो बैलेंस शीट बच्चे अभी हमारे पास आ रही है, दिस बैलेंस शीट, दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म। इफ आई वांट टू सी द डिटेल्ड फॉर्म, डिटेल्ड फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगी, ईदर क्लिक ऑन दिस डिटेल्ड बार, ठीक है, या फिर यू कैन यूज द कमांड ऑल्ट प्लस D, फाइन। सो दिस इज माय बैलेंस शीट। अब मुझे इस बैलेंस शीट का PDF क्रिएट करना है। व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एक्सपोर्ट। द मोमेंट आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, दिस मैसेज बॉक्स विल अपीयर। हियर वी विल क्लिक ऑन दिस करंट एंड हियर यू कैन सी फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट डिटेल। तो हमें डिटेल्ड रिपोर्ट ही चाहिए, फाइन, नंबर वन। नंबर टू, आई वॉन्ट दिस इन PDF फॉर्म। तो मैं फाइल फॉर्मेट चेंज कर सकती हूँ, कैसे, हियर यू कैन सी XML में है, I want to make it into PDF. So I will click on this configure. Configure में see this export setting, in the option of export setting there is an option of file format here. Double click on this and इसको हम कर देंगे PDF, ठीक है। So this is done. अब आपकी फाइल ही अपने आप आ गई PDF। क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। आपको दो चीजें चेक करनी है, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट शुड बी डिटेल्ड एंड फाइल फॉर्मेट PDF। क्लिक ऑन दिस ऑप्शन सेंड, override balance sheet, yes. Now this is taking a few minutes. आपकी बैलेंस शीट जनरेट हो जाएगी ये, फाइन। सो दिस इज हाउ योर बैलेंस शीट विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है बच्चे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू save this on your desktop, what you can do, either you can राइट क्लिक एंड आप प्रिंट ऑप्शन पे जाके इसको सेव एज PDF कर सकते हो, और हियर इज दिस कमांड, दिस आइकन ऑफ प्रिंट, इस पे क्लिक करेंगे हम एंड आप चेक कर लेना प्लीज आपकी प्रिंटर की सेटिंग्स में, जहां पर डेस्टिनेशन वर्ड होगा देयर इज अ ड्रॉप डाउन बॉक्स, इफ योर प्रिंटर इज सिलेक्टेड आप उसकी जगह सिलेक्ट करोगे ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, ठीक है। तो अब ये आपकी PDF आप while select after selecting this option Microsoft Print to PDF, you can click on this print tab
and I want to save this on my desktop. So I will select desktop here, एंड मुझे इसको बैलेंस शीट थी हमारी, तो हम बैलेंस शीट अपना नेम दे देंगे, एंड you will click on the save option. ठीक है, so this is how you can save your other files also. Let's get back to our software. हमने बैलेंस शीट जनरेट कर ली. Similarly, let's see the profit and loss account. This is the condensed form, right? हमें चाहिए डिटेल्ड व्यू, तो मैंने आपको कमांड्स बताई थी, Alt plus F5 और राइट साइड जो आपका ये टैब्स हैं, here you can select detailed, तो आपके पास डिटेल्ड P&L अपीयर आएगा. ठीक है, so again we will click on this current, this export tab, and here current. ठीक है, now again format of report should be detailed and file format क्या है, PDF. तो मैं यहाँ पर भी PDF है, I will click on this send and see मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी जनरेट हो गया. ठीक है, similarly the last step is you can create your day book. Fine, this is the condensed form, detailed form, either alt plus 5 or this option. ये आपकी डिटेल्ड डे बुक आ गई, आप इसको भी एक्सपोर्ट कर लो. क्लिक ऑन दिस एक्सपोर्ट, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन करंट, राइट. हियर आपको दो चीजें चेक करनी है, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट शुड बी डिटेल्ड, फाइल फॉर्मेट शुड बी PDF. क्लिक ऑन दिस सेंड, एंड दिस इज हाउ योर डे बुक विल अपीयर, एंड आप उसको सेव कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पे एज PDF. Fine. So this is how you are going to solve the questions of your Tally, right? आपको एक चीज ध्यान में रखनी है बच्चे, जब आप वाउचर्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे, तो आप प्लीज चेक कर लेना, F12 पे जाके हमें देखना है कि हमारा हमने सिलेक्ट करना है क्या, यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय. आई एम रिपीटिंग दिस स्टेप, दिस शुड बी यस, राइट. एक तो आपने ये कॉन्फ़िगरेशन अपनी चेंज करनी है. सेकेंडली आप अपना मोड चेंज करोगे, द मोड शुड बी डबल एंट्री इंस्टेड ऑफ single entry. So these are the two things which you have to keep in mind, and this is how we are going to solve the comprehensive question related to your Tally software. Thank you. Happy learning.